हेलो गाइस, आज आधुनिक भारतीय इतिहास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत दूसरा सेशन है, दूसरा पार्ट है। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया जो पुर्तगालियों से संबंधित थे। आज की वीडियो भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन से संबंधित दूसरा वीडियो है और आज का पूरा वीडियो डचों पर आधारित है। जिस प्रकार प्रथम वीडियो को आप लोगों ने पूरा प्यार दिया, आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हुए, तो इसी प्रकार इस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देखें। समस्त चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं जो आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ। तो सबसे पहले ये जानते हैं ये डच कौन है और ये कहाँ के मूल निवासी हैं। नीदरलैंड के मूल निवासियों को डच कहा जाता है। दोस्तों, नीदरलैंड जिसका अन्य प्रचलित नाम हॉलैंड और डचलैंड भी है, यहाँ हम लोग हॉलैंड के नाम से अधिक परिचित है इस देश से। यह यूरोप का एक छोटा सा देश है। यहाँ पर एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए कि जनवरी 2020 से नीदरलैंड ने आधिकारिक रूप से यानी ऑफिशियली अब ये घोषणा कर दी है कि उसे हॉलैंड नाम से ना बुलाया जाए, यानी हॉलैंड नाम उसने छोड़ दिया है और अब यह सिर्फ नीदरलैंड के नाम से जाना जाने वाला एक कंट्री है। इसलिए आगे वीडियो में जहां भी नीदरलैंड शब्द का इस्तेमाल हो तो आप समझ लें कि यह कंट्री कोई और नहीं बल्कि हॉलैंड है। सबसे पहले यूरोप में नीदरलैंड की अवस्थिति को देखते हैं। दोस्तों, ये नीदरलैंड एक छोटा सा कंट्री है जिसके पड़ोस में पूर्व दिशा में जर्मनी है तो पश्चिम में बेल्जियम है। उत्तर में ये नॉर्थ सी जो उत्तरी सागर है इसके किनारे ये मौजूद है। इसके यहाँ पर ये इंग्लिश चैनल का इलाका है और ये ग्रेट ब्रिटेन है। ये अवस्थिति है यूरोप में। आइए अब इतिहास की ओर चलते हैं। दोस्तों, पुर्तगालियों की तरह डच भी भारत के साथ व्यापार करने का लोभ लेकर भारत आए थे और इस दिशा में सबसे पहला प्रयास, जी हाँ, सबसे पहले पहल 1552 ईस्वी में, याद रखिएगा 1552 ईस्वी में 1552 अर्थात 16वीं शताब्दी के लगभग मध्य भाग में एम्स्टर्डम के व्यापारियों ने, जो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, वहां के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। याद रखें, यहां पर प्रारंभिक स्टेज में वहां के व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की एम्स्टर्डम में 1552 ईस्वी में। इसके बाद 1595 ईस्वी में, जी हां, 16वीं शताब्दी के लगभग अंतिम समय में पहला डच जहाजी बेड़ा कार्नेलियन हाउटमैन के नेतृत्व में हॉलैंड से भारत के लिए चला। व्यक्ति कौन है? कार्नेलियन हाउटमैन, और इनके नेतृत्व में ही जहाजों का बेड़ा भारत के लिए चला। लेकिन उनका यह जो बेड़ा था उत्तमाशा अंतरीप, जो केप ऑफ गुड होप है, अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु है, उसे पार कर वो मलय द्वीप समूह तक पहुंच गया। मलय द्वीप समूह आज का जो इंडोनेशिया, मलेशिया, जो इंडोनेशिया का द्वीपीय समूह है, उसे उस वक्त मलय द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। वहां पर उसका जहाजी बेड़ा पहुंच गया और वहां से उसने काफी ज्यादा मात्रा में सामान लेकर वापस नीदरलैंड लौटा 1597 ईस्वी में 1597। इसे मैप के थ्रू समझिए। दोस्तों, यहां पर नीदरलैंड मौजूद है। यहां से व्यापारियों का काफिला जहाजी बेड़ा चला, इस ओर से उत्तरी सागर से इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया। इसके पश्चात यहां पर आप देख लें फ्रांस का जो पश्चिमी इलाका, यहां से होते हुए स्पेन पुर्तगाल के तट से होते हुए ये अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाया जो पश्चिमी अफ्रीकी देश है, और यहां से वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। यहां तक मालूम है कि पहले ही पुर्तगाली आ चुके थे, अतः नीदरलैंड के लोगों को, डच लोगों को इस मार्ग की जानकारी थी कि केप ऑफ गुड होप तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यहां से उनका जहाजी बेड़ा इस ओर से आगे निकला और सीधा, आप यहां पर ध्यान रखिए कि हिंद महासागर में इस ओर होते हुए वो भारत की ओर ना जाकर उनका जहाजी बेड़ा सीधा पूर्व दिशा की ओर निकल गया और ये इंडोनेशिया, जो आज का इंडोनेशिया है, वहां पहुंच गया, जो मलय द्वीप समूह उस वक्त कहलाते थे। दोस्तों, हाउटमैन की इस सफल समुद्री यात्रा ने डचों को काफी प्रोत्साहित किया और पूर्व की ओर व्यापार करने की उनकी इच्छा और तीव्र होती चली गई। 1595 से 1601 ईस्वी के बीच डचों ने पूर्वी जगत की ओर 15 सामुद्रिक यात्राएं की थी। ये इतना लाभप्रद था कि 15 बार उन लोगों ने समुद्री यात्राएं की 1595 से लेकर 1601 ईस्वी के बीच। इस लाभप्रद व्यापार से वहां के व्यापारी और डच सरकार यानी नीदरलैंड की सरकार भी काफी खुश थी। अतः 1602 में, तथ्य को अब यहां से ध्यान रखते चलिएगा, 1602 ईस्वी में डच कंपनियों को मिलाकर, जितनी भी व्यापारिक कंपनियां थी उन सभी को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से
एक व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई। जितनी भी व्यापारिक कंपनियां नीदरलैंड में मौजूद थी उन सभी को मिलाकर एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। स्थापना कब हो रही है? 1602 ईस्वी में। याद रखिएगा 1602 ईस्वी में। इस कंपनी का मूल नाम VOC अर्थात वारेंगीदे ओस्ट इंडीज से कॉम्पैग्निक, ये डच नाम है इस कंपनी का। इसे थोड़ा ध्यान से आप पढ़ें तो याद रहेगी। वारेंगीदे ओस्ट इंडीज से कॉम्पैग्निक इस कंपनी का नाम है, ये डच भाषा में है। इसे ऊस्ट इंडीज के कंपैग्नी के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। सिंपल सा ऊस्ट इंडीज के या कंपैग्नी, कोई भी वर्ड याद रखें जो इस कंपनी का नाम है, जो डच कंपनी है। दोस्तों ये जो डच कंपनी है, इस कंपनी को नीदरलैंड की सरकार द्वारा, जी हां उस देश की सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए, जी हां 21 ईयर्स के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में व्यापक अधिकार दिए गए थे। ये इस वक्त तक की पहली ऐसी कंपनी थी जिसे इतने व्यापक अधिकार वहां की सरकार ने प्रदान की थी कि वो व्यापार कर सकते थे, किसी क्षेत्र विशेष पर आक्रमण कर सकते थे और उस पर विजय भी प्राप्त कर सकते थे। और यह कितनी अवधि के लिए मिली थी? 21 वर्षों के लिए, 21 ईयर्स के लिए। प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक चरण में डच मूल रूप से, ध्यान रखिएगा, काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार तक ही रुचि रखते थे। तो ये प्रश्न भी कई बार आ चुके हैं कि डच लोगों का मूल उद्देश्य व्यापार में क्या था? तो काली मिर्च और मसालों का व्यापार करना प्रारंभिक स्टेज में इनका मूल उद्देश्य रहा करता था। ये मसाले मूल रूप से इंडोनेशिया में मिलते थे। जैसा कि मालूम है कि इंडोनेशिया इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पर बसा हुआ देश है और ये मसालों की खेती के लिए शुरू से ही प्रसिद्ध रहा है। हमारे देश में केरल में भी मसाले काफ़ी उत्पादन किए जाते हैं, लेकिन इंडोनेशिया का जो द्वीपीय समूह है ये मसालों के लिए आरंभ से ही काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। इसलिए डच कंपनियों का मुख्य केंद्र इंडोनेशिया ही बन गया था, क्योंकि उनका पूरा ध्यान मसालों के व्यापार पर ही था। इसलिए डचों ने जकार्ता को जीतकर 1619 ईस्वी में इसके खंडहरों पर बैटिविया नामक नगर बसाया था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिए। जकार्ता जो आज इंडोनेशिया की राजधानी है, पहले भी थी, तो इसी जकार्ता नगर को डचों ने जीत लिया था 1619 ईस्वी में। और इसी शहर में उसने एक नया शहर बसाया जो डच नगर कह सकते हैं, और उसका नाम रखा था बैटिविया। तो बैटिविया किस शहर का नाम? जकार्ता का ही पुराना नाम या डचों के द्वारा रखा गया नाम था, जिसे डचों ने वहां बसाया था। इसी बीच डचों का ध्यान भारत पर भी लगा हुआ था। अब यहां से पूरी तरह ध्यान से सुनते चलिएगा कि यहीं पर हम लोग देखते हैं कि डचों का ध्यान भारत की ओर भी आना शुरू हो जाता है। और वहां के जो नौसेना नायक थे, वादेर हेग, ये नाम है वादेर हेग, जो डच नौसेना नायक थे, उन्होंने प्रयास किया था सबसे पहले सूरत और मालाबार, जो केरल का तटीय इलाका है, वहां पर फैक्ट्री डालें, यानी अपना केंद्र बनाएं। किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि वहां पर पहले से पुर्तगाली जम चुके थे, वहां असफल हुए। इसके पश्चात डचों ने प्रयास निरंतर जारी रखा और 1605 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश का तटीय सेक्शन है, वहां पर पहली डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। ये लोकेशन आप मैप में देखिए। दोस्तों डचों ने पहले भारत के पश्चिमी तट पर, ये मालाबार तट का इलाका, और इसके पहले सूरत में कोशिश की थी अपनी फैक्ट्री डालने की, अपना केंद्र बनाने का, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इसके पश्चात ये पूर्वी तट का इलाका, ये आंध्र प्रदेश का तटीय सेक्शन, यहीं पर ये मुसलीपट्टनम आप देख रहे हैं लोकेशन, ये मुसलीपट्टनम है। ये मुसलीपट्टनम वर्तमान में मछलीपट्टनम के नाम से जानी जाती है। तो मुसलीपट्टनम बोले या मछलीपट्टनम बोले, दोनों एक ही स्थल है जो आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका है। यहीं पर डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री डाली 1605 ईस्वी में। दोस्तों मुसलीपट्टनम के पश्चात डचों ने भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री पुत्तोपोली में स्थापित की 1606 ईस्वी में। पुत्तोपोली का वर्तमान नाम निजामपट्टनम है, जो आंध्र प्रदेश में मौजूद है। तो दूसरी फैक्ट्री भारत में 1606 ईस्वी में पुत्तोपोली, यानी आज के जो निजामपट्टनम है, वहां पर डचों ने स्थापित की। इसके बाद 1610 ईस्वी में, याद रखिएगा 1610 ईस्वी में, डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ एक समझौता करके
पुलिकट में अपनी एक फैक्ट्री की स्थापना की। पुलिकट का जो लोकेशन है वो मैप में देखिए, ये तमिलनाडु का उत्तरी सेक्शन और इसकी सीमा यहाँ पर आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। यहीं पर पुलिकट, एक झील का भी नाम आपने सुना होगा। पुलिकट एक नगर है जो तमिलनाडु में तिरुवल्लुर जिले के अंतर्गत पड़ती है। यहीं पर 1610 ईस्वी में डचों ने अपनी फैक्ट्री डाली थी और यही पुलिकट, याद रखिएगा, बाद में डचों का मुख्यालय बन जाता है, या कह सकते हैं कि डचों ने इसी सेंटर को, पुलिकट को, अपना मुख्यालय, अपना हेडक्वार्टर, अपनी राजधानी जो कह ले वो बनाया था। दोस्तों, डचों ने अपने मुख्यालय पुलिकट में ही अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा ढाले थे। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं कि पैगोडा किनके द्वारा ढाले गए स्वर्ण सिक्के थे। तो ये डचों के द्वारा ढाले गए सिक्के थे और इसकी ढलाई पुलिकट में की जाती थी जो डचों का मुख्यालय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा इस फैक्ट्स को। पूर्वी तट के पश्चात पश्चिमी तट पर भारत में पहली बार डचों ने फैक्ट्री डाली सूरत में 1616 ईस्वी में। यह पश्चिमी भारत में डचों की पहली फैक्ट्री थी जो सूरत में स्थापित हुई थी। इसके पश्चात बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में 1627 में की गई थी। बंगाल में पीपली में कब? 1627 में। इसके पश्चात 1653 ईस्वी में हुगली के निकट जो बंगाल में है, चिनसुरा में डचों ने अपनी कोठी स्थापित की। दोस्तों, कोठी यानी वहां भी फैक्ट्री डाली और वहां पर डचों ने अपने लिए आवास बनाई जो कोठी शब्द इस्तेमाल की गई है। बंगाल में डचों को अंग्रेजों की तरह ही फैक्ट्री की किलेबंदी करने की आज्ञा मिल चुकी थी। जिस प्रकार बंगाल में वहां के नवाब ने अंग्रेजों को अपनी किलेबंदी करने, अपने फैक्ट्री की किलेबंदी करने की आज्ञा दे दी थी, यानी परमिशन दे दिया था, ठीक इसी प्रकार डचों को भी यह अनुमति मिल चुकी थी। इसके पश्चात डचों ने चिनसुरा की जो फैक्ट्री थी वहां की उसने किलेबंदी की और इस स्थल को, जो चिनसुरा में डच फैक्ट्री थी या डच कोठी थी, उसे गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, डच फैक्ट्री अथवा डच स्थल चिनसुरा, जहां पर बने फोर्ट या किले या फैक्ट्री को गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता था। यह डचों का केंद्र था बंगाल में। दोस्तों, इसके पश्चात डचों ने 1658 ईस्वी में कासिम बाजार बंगाल में, बालासोर ओडिशा में, पटना बिहार में, नेगापट्टनम तमिलनाडु में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। इसके बाद 1660 ईस्वी में गोलकुंडा तेलंगाना में और फिर 1663 ईस्वी में कोचीन केरल में डचों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। जिन स्थलों के हमने नाम बताए उसे थोड़ा ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखें कि इस समय दिल्ली में औरंगजेब शासक थे, मुगल बादशाह औरंगजेब शासक थे। वे 1658 में गद्दी पर आसीन हुए थे और उनका पीरियड 1707 तक है। यानी जिस दौरान डचों ने अपना प्रभाव या अपना विस्तार भारत में किया था, उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब गद्दी पर आसीन था। तो औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों प्रांतों में व्यापार करने का अधिकार उन्हें प्रदान कर दिया था, क्योंकि ये तीनों उस समय एक सूबा था मुगलों का। 1690 ईस्वी में, अब याद रखिएगा, 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टनम या नागापट्टनम को डचों का हेडक्वार्टर बनाया गया। यानी अब पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टनम या नागापट्टनम डचों का मुख्यालय बन जा रहा है। कब? 1690 ईस्वी में। ये भी तमिलनाडु में ही मौजूद हैं। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दें। डच आए थे मसालों का व्यापार करने के लिए मुख्य रूप से, लेकिन जब वे भारत में अपने पांव पसारने आरंभ किए तो भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व उन्होंने दिया था। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान में रखिएगा कि मसालों के स्थान पर डचों ने भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया और ये कपड़े कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु का तट के सेक्शन है, वहां से, बंगाल से और गुजरात से निर्यात किए जाते थे और इस समय भारत सूती वस्त्र निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। ये प्रश्न आ चुके हैं कि डचों ने भारत से किस वस्तु के निर्यात को सर्वाधिक प्रमुखता दी थी। तो याद रखिएगा, ये भारतीय कपड़े थे जिसका सबसे अधिक निर्यात डचों ने किया था। दोस्तों, कपड़ों में सूती वस्त्रों के साथ साथ रेशमी वस्त्रों का भी व्यापार या निर्यात बड़े पैमाने पर हो रहे थे। तो 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में, जी हाँ, जो बंगाल में कासिम बाजार है, वहां पर रेशम की चकड़ी का उद्योग स्थापित किया। जैसा कि मालूम है कि रेशम के धागे तैयार किए जाते हैं रेशम के कोकून से, तो उसके लिए एक चकड़ी का उद्योग ही स्थापित कर दिया और वहां पर 3000 कारीगरों यानी रीलर्स को नियुक्त किया था, वेतन पर उन्हें रखा था इस प्रकार की चकड़ी या इस प्रकार के धागे के निर्माण के लिए, रेशमी धागों के निर्माण के लिए, जिससे कपड़ों का निर्माण और निर्यात किया जा सके।
इसलिए ये महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखिएगा कि भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु, जी हां, एक्सपोर्ट की जो वस्तु है उसे बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो श्रेय डचों को ही जाता है। यहां पर एक फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता कोऑपरेटिव पर आधारित थी, जिसे डच भाषा में कार्टेल कहा गया है। डच कंपनी में साझेदारी को जितना अधिक लाभ दिया जाता था वो वाणिज्य के इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता है। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि जितनी भी व्यापारिक कंपनियां थी सभी लगभग साझेदारों पर ही आधारित थी, लेकिन उनमें डच कंपनी अपने साझेदारों को, अपने पार्टनरों को इतना अधिक लाभ देती थी जितना कोई अन्य कंपनी नहीं देती थी। यह भी एक रिकॉर्ड है डचों के साथ। दोस्तों, यहां ध्यान से समझिएगा, इस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आ चुकी थी और पूरी तरह यहां सक्रिय हो गई थी, और वो नहीं चाहती थी कि कोई अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनी प्रतिद्वंदी के रूप में यहां मौजूद रहे। तो दूसरी ओर बंगाल के चिंसुरा में ही रहने वाले डच लोग भी अंग्रेजों को भारत से अपदस्थ करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि डच ही भारत में रहे और कोई अन्य यूरोपियन शक्तियां यहां नहीं रहे। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था, याद रखिएगा, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव तो वो बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था। उन्होंने डचों की इस भावना को भांप लिया, उसके इरादे को वो भांप लिए, और इसके पश्चात उन्होंने एक रणनीति के तहत बेदरा का युद्ध लड़ा। यह युद्ध 1759 ईस्वी में लड़ा गया बेदरा का युद्ध था। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध, बेदरा बंगाल में चिंसुरा के पास ही एक जगह है जहां पर यह युद्ध लड़ा गया था 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेजों के बीच, ठीक है ना। और इस युद्ध में डचों की पराजय हुई थी और इसके साथ ही भारत में डचों का पतन हो गया था। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि किस युद्ध के द्वारा भारत में डचों का पतन हुआ, तो वो बेदरा का युद्ध था। बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? 1759 ईस्वी में। किन के बीच? डचों और अंग्रेजों के बीच में। महत्वपूर्ण यह है कि इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो वो नेतृत्व करता थे रॉबर्ट क्लाइव, जो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब यह बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है कि डचों के पतन के क्या कारण थे, भारत में डच शक्ति का पतन कैसे हो गया। तो इसके लिए जो कारण जिम्मेवार थे या जो कारण थे, उनमें सबसे पहला कि अंग्रेजों की तुलना में कमजोर नौशक्ति, जो नौसेना थी डचों की, वो अंग्रेजों की तुलना में बहुत कमजोर थी और इसलिए वो अंग्रेजों के मुकाबले वो पिछड़ते चले गए। दूसरा, डच कंपनी पर सरकार का सीधा नियंत्रण। ध्यान रहे कि जितनी भी व्यापारिक कंपनी थी उन सभी में व्यापारिक कंपनियों का अपना एक बोर्ड होता था जो उसे नियंत्रण करते थे, लेकिन डच कंपनी पर डच सरकार यानी नीदरलैंड की सरकार का सीधा नियंत्रण था। बहुत अधिक केंद्रीकरण की नीति थी, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर कोई डच अधिकारी निर्णय नहीं ले पाते थे। तीसरा प्रमुख कारण है भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी। ये चीजें डचों के साथ थी। चौथे कारणों में मसाला द्वीपों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। जैसा कि मालूम है, शुरुआत से ही डचों का मुख्य ध्येय होता था मसाला का व्यापार करना, तो मसाला द्वीपों यानी इंडोनेशिया की ओर इनका अधिक फोकस था। परिणाम स्वरूप भारतीय भूक्षेत्र पर ये अधिक ध्यान नहीं दे सके। ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसके कारण भारत में डचों का पतन हो गया। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि डचों द्वारा भारत से निर्यात अथवा व्यापार की प्रमुख वस्तुएं क्या थी। तो याद रखिए, शुरुआती दौर में तो वो मसाला पर ही पूरा ध्यान उन्होंने केंद्रित किया था, लेकिन बाद की अवस्था में भारत से वस्त्रों, जो टेक्सटाइल है, उसके निर्यात पर अधिक उन्होंने ध्यान दिया। लेकिन इसके अलावा जिन अन्य चीजों का वे निर्यात या व्यापार करते थे उनमें मसाले और सूती रेशमी वस्त्रों के साथ साथ कच्चे रेशम, नील, सीसा, सोरा, चावल और अफीम मुख्य थे। लेकिन व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु थी वस्त्र यानी टेक्सटाइल। दोस्तों, डचों से संबंधित यह पूरा सेशन आपको कैसा लगा? कहीं किसी पॉइंट पर समझने में दिक्कत आई? अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करें, और ये ध्यान रखें ये संपूर्ण वीडियो है, इससे अतिरिक्त आपको कुछ भी अध्ययन नहीं करना है अब डचों के संबंध में। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अन्य राज्य की पीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल नॉबल आईएएस पीसीएस और करंट अफेयर से संबंधित हमारे चैनल नॉबल करंट को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर समस्त वीडियो को भी अच्छी तरह से देख लें। और हाँ, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें संपूर्णता में दी जाती हैं और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने में ये मदद मिलती है, और यही चीज़ आपको सफल होने के लिए चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गए हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करने में झिझक मत करें और इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन बाय।